और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर, चीन, जापान और अमेरिका में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसके बाद एहतियातन अब भारत में भी कोरोना को लेकर केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट की एक बैठक हुई थी और आज भी केंद्र कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत चीन से जुड़ी हुई। भारत चीन सीमा पर गरुड़ कमांडो तैनात किए गए हैं, AK-103 भी उन्हें दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही अब आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें, भारत बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। इसके साथ ही अब आपको वेदर अपडेट भी बता दें, उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे के कारण 30 ट्रेनें इस वक्त लेट चल रही हैं। और चलिए इन तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के गाइडलाइन की। तो भारत के स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के 2% पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग किए जाएंगे। साथ ही कोरोना की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बुजुर्गों के टीकाकरण पर ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया है। मास्क पहनना अनिवार्य करने को लेकर सरकार जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में आज AICC की बेहद अहम बैठक होने जा रही है और बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। PCC चीफ मोहन मरकाम दिल्ली में ही मौजूद है, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो अलग अलग मुद्दों पर आज दिल्ली में AICC की बैठक होने जा रही है। रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्तावित है, उसकी तैयारियों को लेकर इस बैठक में बातचीत की जाएगी। कई अलग अलग मुद्दों को आज AICC की बैठक में रखा जाएगा। तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे, विचार मंथन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल 11 बजे इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। PCC चीफ मोहन मरकाम दिल्ली में ही मौजूद है, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। और मुख्य एजेंडा क्या है, जानकारी देंगे हमारे सहयोगी स्टार जन, जो इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, आज दिल्ली में AICC की बड़ी बैठक, किन प्रमुख मुद्दों पर विचार मंथन किया जाएगा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसमें चर्चा हो सकती है? देखिए, AICC दफ्तर में जो आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है, उसमें प्रमुख एजेंडों की बात करें तो सबसे बड़ा एजेंडा जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है उसकी तैयारियों को लेकर, चूंकि रायपुर में ये अधिवेशन होना है, इसीलिए बाकायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल होंगे। मोहन मरकाम पहले ही कल दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली रवाना होंगे। इसके अलावा एजेंडे की बात कर लें तो जो हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है, साथ ही साथ भारत जोड़ो अभियान है वो समाप्त होने वाला है, तो उसको समीक्षा की जाएगी। उसके आधार पर जो देश भर में हाथ जोड़ो अभियान शुरू होना है उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो ये 3 प्रमुख एजेंडे जिसको लेकर AICC की इस दफ्तर में होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे स्टार, बीते दिनों हमने देखा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के मुआयना करने पहुंचे थे सीएम भूपेश बघेल, और क्या इसमें ये तय हो जाएगा कि कौन कौन से सीनियर लीडर्स इसमें शामिल होने जा रहे हैं, किस तरह से इसका आयोजन किया जाएगा, इसको भी लेकर के क्या पूरी रणनीति बनाई जाएगी आज की इस बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जो राष्ट्रीय अधिवेशन को देखा जाए तो दूसरी बैठक उसको लेकर, तैयारियों को लेकर रहा, और बीच में हमने जब हमको छत्तीसगढ़ को मेजबानी मिली थी राष्ट्रीय अधिवेशन की, उसके बाद देखा गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तमाम साथियों के साथ में नया रायपुर में जो मेला स्थल है वहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे थे और तैयारियों की जायजा लेने के निर्देश भी दिए थे अधिकारियों को कि इसको पर्याप्त व्यवस्था की जाए, क्योंकि बड़ा अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन होता है जिसमें पूरे प्रदेश के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होते हैं, डेलीगेट्स शामिल होते हैं और काफ़ी संख्या में सीनियर लीडर्स यहाँ पर आएंगे, बल्कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ के CM भी इसमें शामिल होंगे यहाँ। तो ये एक बड़ा अधिवेशन होता है और इसकी तैयारियों को लेकर जो अब तक की समीक्षा की गई है, अब तक स्थल को चयन को लेकर, नेताओं को रुकने की व्यवस्था को लेकर, उनके ट्रांसपोर्टेशन, तमाम चीज़ों को लेकर निर्देश जो मिले थे उसको लेकर तैयारियों
के बाद सीएम भूपेश बघेल आज बैठक में अपना एजेंडा रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद फिर फाइनल आगे की रणनीति इस पे बनेगी। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा स्टार। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं रायपुर की। एक शादी समारोह में रायपुर पहुंचे जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि देश में गांधी का रामराज बनाना है तो सभी को बराबर लाना होगा, लेकिन जिस तरह से हिंदू और मुसलमान को बांटा जा रहा है ये देश के लिए खतरा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के किसानों और ग्रामीणों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए कहा इसमें शामिल होने की भी उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैलने वाला नहीं है। फारूक अब्दुल्ला से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब रायपुर पहुंचे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं ये शादी समारोह में पहुंचे हुए हैं। G20 की मेजबानी जो है भारत को मिलने वाली है, इसको किस नजरिए से देखें? ये हिंदुस्तान को गौरव होना चाहिए इसका कि 20 मुल्कों ने भारत को चुना है ये मीटिंग करने की साल के लिए। राहुल गांधी के यही भारत जोड़ो यात्रा पे अगर बात चर्चा करूं तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक जवान शख्स ने कन्याकुमारी से शुरू किया है। मैं जा रहा हूं, मैं तो इनका स्वागत करूंगा। तो इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पत्र लिख रहे हैं कि कोरोना फैल सकता है। देखिए, कोरोना तो वैसे भी जो इसको फैलना होगा हो जाएगा। मुझे नहीं दिखता ऐसे कोरोना फैलेगा। क्यों फैलेगा? अरे क्या प्रभु नहीं है? वही प्रभु हमें बचाएगा, कोई कोरोना नहीं फैलने वाला। सांप्रदायिकता की बात ज्यादा हो रही है देश में। ये तो जरूर है, हम लोगों को चिंता है इसकी कि जिस तरह मुसलमान और हिंदू को बांटा जा रहा है ये देश के लिए खतरा है और इसको बंद करना चाहिए और ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें अगर वो गांधी का रामराज बनाना है तो उसमें सब बराबर हैं और मुझे खुशी है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनने जिस तरह किसानों का और गांव वालों के लिए जिस तरह वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें इससे सबक सीखना चाहिए क्योंकि किसान मर गया तो देश नहीं आगे चल सकता। मुझे खुशी है कि वो ये कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से मुबारक करता हूँ इस स्कीम के लिए। तो लास्ट सवाल, 2024 के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए मैं आपको सुनाऊं, जब 2024 आएगा आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा, तब मुझसे सवाल करना। तो ये थे हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से देश में जो है सांप्रदायिकता का माहौल है और दूसरा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि G20 पर जो है जो भारत की शान और भारत की मान है वो जरूर बढ़ेगा। अब देखना होगा कि 2024 में किस तरीके से देश में यूपी या एनडीए की सरकार आ रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर प्रवास में पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। पूर्व सीएम ने सबसे पहले कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया और कहा कि डॉक्टर रमन पर भूपेश का असर नहीं दिख रहा है, बल्कि डॉक्टर रमन के दौरे से कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। जिमी कांदा लाल भाजी उन्हें अच्छी लगती है इसलिए वो खाते हैं, लेकिन कांग्रेस को बताना चाहिए कि लाल भाजी जिमी कांदा खाने से उन्हें एलर्जी है कि डॉक्टर रमन से। मुझ पर असर नहीं दिख रहा है। मैं 2 ही दिन निकला हूँ, उनकी हालत खराब हो गई है। अरे जिमी कांदा बने लगते तो खाता हूँ, लाल भाजी बने लगते तो खाता हूँ। तुमला लाल भाजी से एलर्जी है, जिमी कांदा से एलर्जी है कि डॉक्टर रमन से एलर्जी? तो एक मोह भंग सरकार से हुआ है, उनके झूठे वादे से, उनके सरकार की असफलता से, डेवलपमेंट के सारे काम रुक जाने से, विकास से हम पीछे होते जा रहे हैं और बेईमानी और भ्रष्टाचार, ईडी और सीडी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। आज सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, कलेक्टर लेवल के अधिकारी आज या तो जेल में है या बेल में है। यहाँ बीच में सुप्रीम कोर्ट भी है, बीच में हाई कोर्ट भी है। अकेले भूपेश या हमारे कहने से कुछ नहीं होता, इसलिए गवर्नर भी जो है राय ले रही है। बिलासपुर में संपर्क यात्रा के साथ बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र पर बीजेपी का सीधा फोकस है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में दौरा, बैठक, चर्चा और सभा के जरिए भाजपा जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है। बिलासपुर में खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। मस्तूरी और बेलतरा विधानसभा से संपर्क यात्रा की शुरुआत हो गई है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए हैं। जनता सरकार को अब जानने समझने लगी है। कार्यकर्ता और जनता के मूड में बदलाव के लक्षण दिख रहे हैं। तो एक मोह भंग सरकार से हुआ है, उनके झूठे वादे से, उनके सरकार की असफलता से, डेवलपमेंट के सारे काम रुक जाने से।
इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। देर रात बताया जा रहा है कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है और आज इसे रिकवर कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ट्विटर अकाउंट हैक होने की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि देर रात कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते ही इस अकाउंट को रिकवर कर लिया गया। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दमोह में धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और आज बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने शहर बंद का आह्वान किया है। आरोप है कि दमोह प्रशासन ने धर्मांतरण जैसे मामले में लीपापोती की है। साथ ही शहर में लगातार बढ़ रही हिंदू विरोधी गतिविधियों पर प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अन्य संगठनों ने शहर बंद का आह्वान किया है। विश्व हिंदू परिषद ने शहर के चौक चौराहों पर जाकर अनाउंस कर लोगों से इस बंद का समर्थन भी मांगा है। जितेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दमोह का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, लगातार हमने देखा कि किस तरह से दमोह धर्म परिवर्तन का केंद्र बढ़ता गया, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए प्रशासन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने लीपापोती की है और कुछ खास काम किया नहीं। आज बंद का आह्वान किया गया है, इसका कितना असर आपको लग रहा है कि देखने को मिलेगा? जनता क्या कह रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है वो दमोह का मामला है। यहाँ पूर्व में ही धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं दमोह प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहा था। वहीं इसी तारतम्य में आज जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा दमोह शहर बंद का जो आह्वान किया गया है, और करीब 2 दिन से लगातार ही जो है दमोह शहर वासियों से तमाम चौराहों पर जाकर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तथा अन्य जो है हिंदू संगठनों के द्वारा आह्वान करते हुए सभी से आग्रह भी किया गया, और जिसका खास तौर पर जो है आज शहर में असर देखने को भी मिल रहा है। और सुबह से जिस तरीके से जो है मार्केट दमोह का जो खुलता था, वो आज कहीं ना कहीं बंद नजर आ रहा है। और इन तमाम जो है हिंदू संगठन हो, चाहे शहरवासी हो, चाहे एनसीपीसीआर हो, जो है सभी के द्वारा दमोह स्थानीय प्रशासन और दमोह पुलिस पर जो है सवालिया निशान खड़े किए गए थे। क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण जैसे मामले में, बहुचर्चित तो हाई प्रोफाइल धर्मांतरण जैसे मामले में दमोह प्रशासन का जो रवैया रहा था, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर बना हुआ था। क्योंकि बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में जो है 18 आरोपी बनाए गए थे एनसीपीसीआर के द्वारा, जो ईसाई बालगृह की मिशनरियों का जो है निरीक्षण करते हुए, और उसमें करीब 10 पर जो है एफआईआर नामजद दर्ज की गई थी। और उसके बाद जो है मलाहर वाला एक परिवार निकल के आया था, उसमें 8 ईसाइयों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस तमाम जो है पूरा जो मामला था, उसमें देखने वाली बात यह है कि जो है स्थानीय पुलिस हो या स्थानीय प्रशासन हो, इनके द्वारा जो है जो इनका रवैया रहा, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर बना हुआ है। क्योंकि जो है तथ्यात्मक कार्रवाई न करना, जिस कारण से हिंदू संगठन जो है नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं अगर एक और बात की जाए तो करीब 4 दिन पहले शहर के बिलवारी मोहल्ला में एक प्राचीन शिव मंदिर था, उसकी मूर्ति जो है एक समुदाय विशेष के युवक के द्वारा तोड़ दी गई थी। हालांकि करीब 2 से 3 घंटा बीत जाने के बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मगर इन तमाम प्रकार की जो है गतिविधियों को मानते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि दमोह शहर और दमोह जिले में जो है हिंदू विरोधी गतिविधियां जो है फल फूल रही हैं, जिस कारण से जो है आक्रोशित हिंदू संगठनों के द्वारा आज दमोह बंद का बिल्कुल जितेंद्र, देखने वाली बात होगी कि हिंदू संगठन जरूर इसका विरोध कर रहे हैं, उनमें आक्रोश देखा जाए, लेकिन जनता कैसे कितना समर्थन मिलता है आज इस बंद के बाद साफ हो ही जाएगा कि कितना समर्थन है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए जितेंद्र। और अब खबर काउंसलिंग से जुड़ी हुई, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर, फार्मेसी और बीएड डीएड की खाली सीटों पर काउंसलिंग शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार इस मामले में रिव्यू दाखिल करने की तैयारी में है, जो कि जिन 4 कोर्स के लिए हाईकोर्ट का आदेश जारी हो चुका है, उनमें से 2 विषय एग्रीकल्चर और फार्मेसी की काउंसलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक ही है। सरकार ने 8 दिनों में फैसला नहीं लिया तो ये मौका भी खत्म हो जाएगा। फार्मेसी और बीएड डीएड कॉलेज संचालकों का कहना है कि तय तिथि से पहले यदि काउंसलिंग शुरू नहीं हुई तो वो फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमने जो संबंधित विभाग है उनसे निवेदन किया है कि काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और बीएड डीएड में कोई अंतिम सीमा नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि बच्चों का भविष्य और उनकी आशाओं को सरकार निराश नहीं करेगी।
रायपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है जो रायपुर के साथ ही आसपास के इलाकों में कार से घूमता था और नशे का सौदा करता था। पुलिस ने नशे के शातिर शहबाज खान और शीनू को गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और कार जब्त की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रतिबंधित टैबलेट कार की मैटिंग के नीचे रखकर उसको बेचने का काम करता था, जिसकी वजह से अभी तक पुलिस गिरफ्त से वो बाहर था। आरोपी के पास से कुल 500 पीस प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए आकी जा रही है। फिलहाल रायपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। एक व्यक्ति अपनी स्विफ्ट कार पे कुछ NDPS प्रोडक्ट के तहत आने वाली गोलियां लेकर जो है जा रहा है बिक्री करने के लिए। उसकी सूचना पर उस गाड़ी को रोककर तस्दीक किया गया तो उस पर लगभग 500 टैबलेट नाइट्रोजेपाम का मिला है। नाइट्रोवेट टैबलेट जो है जो कि NDPS के तहत प्रतिबंधित होता है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ NDPS एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और साथ में उसमें जिस कार का उपयोग उसके द्वारा किया जा रहा था उसे भी जब्त किया गया। शहडोल में CM हेल्पलाइन में संजीव ने बिजली कनेक्शन को लेकर MPEB के अधिकारी के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद नाराज AE ने शिकायतकर्ता के घर की बिजली ही कटवा दी। 2 दिन तक संजीव के परिवार को बिना बिजली के रहना पड़ा। शिकायत वापस लेने के बाद बिजली कनेक्शन जोड़ा गया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बिजली विभाग द्वारा मेरे घर का कनेक्शन काट दिया गया था 14/12/2022 को। इनके द्वारा इसलिए काट दिया गया मेरे घर का कनेक्शन क्योंकि मैंने 4 CM हेल्पलाइन लगाई थी, 3 CM हेल्पलाइन बंद कराई, तब जाकर उन्होंने हमारे घर का कनेक्शन रात्रि 8 बजे जोड़ा। जो राकेश नामदेव जी हैं उनके द्वारा टोटल CM हेल्पलाइन में 48 कंप्लेंट की गई थी, जिसमें 12 MPB की, 32 नंबर नगर पालिका की और 4 राजस्व में। वो एक ही प्रकरण से संबंधित कंप्लेंट थी। CM हेल्पलाइन की वजह में विद्युत कनेक्शन काट दिया, उसको मैं जांच करवा लेता हूँ। और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम स्वाद की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ मेरे सहयोगी श्रवण के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।